वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए आज डेट है 2 मार्च। आई नो लास्ट वीक का काफ़ी सारे आर्टिकल्स, नियरली 5 से 6 दिन के आर्टिकल्स हमारे कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। और अभी हम कवर करते हैं इसका जो बचा हुआ आर्टिकल है। देखिए आज तो वैसे 2 है तो संडे है, साइंस का ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन 1 तारीख को जो है उसके साथ साथ हम जो पेंडिंग है आर्टिकल्स 25, 26, ठीक है, 27, 28 है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मैंने कहा आज हम 1 तारीख और 25 और 26 का करेंगे, बाकी जो 27 और 28 का है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्चुअली इस हफ्ते मुझे मतलब आइडिया नहीं था। मुझे लगा कुछ ऐसा कुछ चल नहीं रहा है ग्लोबली भी, सेम ट्रम्प जी का इशू है तो इसलिए न्यूज़ नहीं होगा। मैं अपने काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई, बट इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, ठीक है, हम नहीं छोड़ेंगे। और आई होप कल से मैं वापस से अपना टाइम फिक्स कर सकूँ। कुछ काम जो पिछले अभी 1 मंथ से मेरे पास था वो ओवरली मैं जिस वजह से बिज़ी थी, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल से वही सेम अपना 10-11 बजे तक सुबह जो है आपको न्यूज़ मिल जाया करेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल, हाँ आप में से ना एक मिनट, जैसे आप में से एक एस्पिरेंट ने ये जो है कमेंट किया कि हाय मैम, आई एम अंकित, और जो चीफ इलेक्शन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें आर्टिकल 324 के तहत जो कैबिनेट कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें पीएम, ऑपोजिशन लीडर, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो हैं जिनको सीजीआई से रिप्लेस किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि दिल्ली के इलेक्शंस में भी काफ़ी सारे ऐसे वोटर थे जिनके पास आईडी भी नहीं थी और वो वोट भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कंसर्न रेज नहीं होते? डेफिनेटली होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपके पास पूरे राइट्स हैं। बहुत जो है कंपाइल होता है, कंप्लेन की जाती है वहाँ पे, इवन कई बार जो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सो मोटो बहुत सारे एक्शंस या बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसमें भी लेते हैं। और पीआईएल या पिटिशन, पीएलआई या पीआईएल बोल लीजिए उसको, वो भी फाइल होके जो है केस सामने आता है। देखिए अभी वाला जो केस है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्शन कमेटी थी जो फाइनली, क्योंकि ये पहले नहीं बनी हुई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था कि जो भी प्रोसीजर्स होगा ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई एक्ट भी चाहिए तो वो गवर्नमेंट को उन्होंने बता दिया, सौंप दिया ये काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि सरकार जो भी होगी वो बना सकती है। तो इस बार की सरकार ने क्या करा, सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसमें जो है पीएम, ऑपोजिशन के लीडर, और ऑपोजिशन किसके, लोकसभा के, और कैबिनेट मिनिस्ट्री, एक्चुअली इसको सीजीआई जो थे यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसी पे जो है केस फाइल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल भी रहा है। और आपको पता है 19 फेब को इसका वर्डिक्ट आना था, तो 19 फेब के रात को इन्होंने न्यू सीजीआई जो है अनाउंस कर दिया। तो ये मामला और कंसर्निंग हो गया गवर्नमेंट के लिए कि आपने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को ब्रीच किया है, डेमोक्रेसी में जो है इस चीज़ों को मिसयूज़ किया है, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे राइटर जो है गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, कि ये सब इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सुनवाई का, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी तो आई होप आपको शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो आपका कहना है कि क्या ये सोमोटो नहीं लेते या फिर ये स्टेटमेंट राइज नहीं होता, डेफिनेटली होता है। आप केसेस देखिए, एक्चुअली क्या है, हमारे न्यूज़ तो हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के उसमें जाओगे ना, साइट्स पे भी आप देखना, पीएलआई की पिटिशंस की पूरी फाइल्स निकलती हैं। आप इवन खुद अगर आरटीआई भी फाइल करोगे, आपको पता है आरटीआई से आप इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, तो उससे भी आप कभी देखना, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो आज के आर्टिकल में ना, आज पूरे 1 तारीख का जो, कल का यानी 1 तारीख का, उसमें 2 ही आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे आर्टिकल यही थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जैसे आपको पता है 2012 तक जो है हमारे पास 5 ईयर प्लान हुआ करता था, जिसको हम पंचवर्षीय योजना बोलते थे, है ना। 1951 से शुरू हुआ और 2000 में ये लास्ट था हमारा, ठीक है। तो लेकिन ये जो है, अब अगर हम बात करें तो अब लंबा इंडिया के पास क्या 5 ईयर प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि इसको रिप्लेस किसने कर दिया, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। तो सेम वैसे ही अब जो है लॉन्ग टर्म पे आने वाले 20 से 25 साल में हमारे पास क्या गोल है, 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करना है। तो राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रही हैं कि
क्राइटेरिया में जाना चाह रहे हैं 2047 में, तो उसमें आपको हर सेक्टर का डेवलपमेंट जरूरी है। तो उसमें से जो वन ऑफ द सेक्टर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो है पर्टिकुलर टेक्सटाइल के ऊपर। और पर्टिकुलर टेक्सटाइल इसलिए भी क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि टेक्सटाइल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयड जनरेटिंग इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नौकरियां दी जाने वाली सेक्टर है। ऊपर से यहाँ पे अगर आप इसका वर्थ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका वर्थ जो है नियरली 45 बिलियन के आसपास है। इसको जो है 100 बिलियन तक पहुंचाना है, 100 के बाद इसको 250 बिलियन तक जो है मार्केट जो है पहुंचाने का ही जो है टारगेट है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि आपको पता है साल भर की हमारी जो ग्रोथ है वो 6 से 7% के हिसाब से अगर बढ़ती रही अभी, है ना, जो जीडीपी है, तो हम आने वाले 2030 तक आराम से बिना शक से बिना किसी डर के हम 10% तक जो है ग्रोथ कर सकते हैं इस सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी ग्लोबली जो है सबसे जो प्रोमिनेंट मार्केट है वो है चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम है, जो वर्ल्ड के 3 लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं पूरे ग्लोबल को। लेकिन अभी जो है जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जैसे चाइना में देख लो अभी थोड़ा सा इकोनॉमी इनका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन चल रहा है, टर्मोइल हो गया गवर्नमेंट की वजह से, वियतनाम में अलग इश्यूज हैं। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा इनका डगमगा रखा है मार्केट। तो यहाँ पे हमें राइटर बता रहे हैं कि इन सिचुएशंस को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना चाहिए, है ना, स्पेशली क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही पुराने लंबे टाइम से चलती आ रही है ना। तो इसके लिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज, जैसे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रेल, जिसको हम पीएम मित्र पार्क बोलते हैं। इसके अलावा पीएलआई स्कीम पता है आपको कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में क्या होता है कि आप 40% या इंडस्ट्री बेस्ड जो है हम लोगों को, जो इंडस्ट्री लिस्ट है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हम स्कीम्स देते हैं, उन्हें सब्सिडीज़ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएं। सेम ऐसे ही रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज ऑफ स्कीम्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिकली इंडस्ट्री को और बिल्ड करना ही मेन मोटिव है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि जिस तरीके से जनरेशन बढ़ती जा रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जेनजी हो गए, और इवन हमारी जो ई कॉमर्स है वो बहुत ही क्विकली बढ़ रहा है। अगर आपको पता होगा जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है ना, ये इनको डेकेड से ज़्यादा हो गया है नियरली। मुझे जितना अच्छे से याद है मेरे अपने कॉलेज टाइम पे, आई यूज्ड टू बी लाइक ऑर्डर फर्स्ट टाइम मैंने बुक 2013 में करा था, 13 और 14 में ना बुक ऑर्डर किया था। हमारे लाइब्रेरी होती थी वहाँ पे हॉस्टल में, तो वहाँ पे नेट लैब होता था, तो वहाँ से ऑर्डर कर पे बुक आ जाती थी हॉस्टल में कोरियर के द्वारा। ठीक है, तो उस समय इवन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में ना, स्पेशली फ्लिपकार्ट में ऐसी बुक्स मिल जाती थी कॉलेजेस के लिए जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। उस समय ये चार्जेस नहीं करते थे, ये जो डिलीवरी चार्जेस अब जो लग रहा है ना, ये सब पहले नहीं था। लेकिन अगर आप सेम अब 10 साल बाद आप 2024-2025 का अगर आप देखोगे तो सोचो कितना कुछ हो गया। अमेज़ॉन का अमेज़ॉन प्राइम आ गया, तो उसमें है कि प्राइम का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्री मिलेगा, या अगर आप 500 से ज़्यादा का लेते हो तो ही आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हो गई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बूम है आने वाले, अभी जो पिछले 4-5 साल से अगर आप देखोगे ना ऑनलाइन का, स्पेशली कोविड के बाद से आपको हर घर के कंज्यूमर मिल ही जाएगा डेफिनेटली, या तो फीमेल या मेल कोई ना कोई होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो है, अब जैसे चाहे वो ड्रेसेस की हो या फिर एक्सेसरीज़ की भी हो, किसी की भी हो, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे कंजप्शन का एपेटाइट भी उसी तरीके से इंडियंस में मार्केट्स में काफ़ी अच्छा खासा है, हेल्दी है। तो यहाँ पे राइटर यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे लेबर एफिशिएंसी का बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश और वियतनाम से कंपेयर करें तो इंडिया अभी भी सफ़र कर रहा है कम से कम 15 से 20% कॉस्ट डिसएडवांटेज का। कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पे क्या हम इस लेबर इंटेंसिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और बेटर कर सकते हैं क्या? तो ये एफिशिएंसी किस तरीके से हम इस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बढ़ाएं, यहाँ पे राइटर जो है सजेशंस दे रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है कि त्रिपुर कहाँ है। त्रिपुर जो है ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली ग्रोइंग जो है फास्टेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप कुछ स्टेट्स की अगर बात करोगे, जैसे यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, एमपी है, जहाँ पे बेयरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी या फिर कोई और इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पे इंडिया को काम करना पड़ेगा, क्रिएट द जॉब। ठीक है, अब जैसे पीएम मित्र पार्क्स बनाए हैं, वैसे ही जो कि लेबर अवेलेबल, जहाँ लेबर अवेलेबल है हमें वहाँ भी फोकस करने की ज़रूरत है। और आपको पता है जैसे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है लेबर, वो आपके बिहार
हमारे बिहार से। लेकिन यहीं पे जो है अगर हम इंडस्ट्री को सेटअप कर दे, जैसे जूट इंडस्ट्री हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के साथ अगर हम बिहार के गवर्नमेंट अगर ये आपस में बात करके इस तरह की इंडस्ट्री को सेट करें, तो सोचो कितना ज़्यादा जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी भी जो है काफ़ी हद तक जो है इंप्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करोगे, जो हमारा 10% टारगेट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, जो उसमें खर्च हो रहा है, वो भी हम बचा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइग्रेंट जब पॉपुलेशन होती है तो ये भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठता ही है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज़ हैं उसे हमें चेंज करना होगा, जीएसटी ग्रांट करना, ईजिंग, थोड़ा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा ईज करने से आपको पता है बाहर के इन्वेस्टर्स कितने ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट करने लगे इंडिया में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस इंडस्ट्री में भी हमें काम करना होगा। और अगर आप बात करोगे नियरली, अगर चाइना की बात करोगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, स्टाफ अटेंशन से लेकर हाई प्रोडक्टिविटी से लेकर, यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे जो है सपोर्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको ना कि एग्जाम्पल केरला का बताती हूँ। जैसे अगर आप ले लोगे कि केरला में जो एस्टेट होते हैं ना, एस्टेट दैट मीन्स जैसे कि इलायची हो गया या फिर काजू हो गया या ब्लैक पेपर्स के एस्टेट्स होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, जो नियरली 10 से 20 एकड़ या 100 एकड़ की ज़मीन पर बहुत बड़ा कल्टिवेशन होता है, बहुत ही ह्यूज नंबर पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर अब जैसे वहाँ पे ऑब्वियसली अगर 10 एकड़ की भी ज़मीन है तो कम से कम नियरली 50 लोग तो काम करेंगे। तो आपको पता है वहाँ की जो लेबर्स होते हैं ना, मैं रियल प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको, वहाँ जैसे नॉर्मली डेली वेज रेट पे जो काम करते हैं उन्हें नियरली 600 से 800 रुपये मिलता है, ठीक है। 4-5 घंटे का काम होता है, उस पर भी सोचो उनके लाइफ इंश्योरेंस होता है, उनके जो घर वगैरह क्वार्टर्स है वो भी पास में ही प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं, क्योंकि मेनली माइग्रेंट लेबर्स होते हैं तमिलनाडु या फिर केरला या कर्नाटका से जो है माइग्रेट करके आते हैं, या फिर अदर स्टेट से आते हैं, उड़ीसा वगैरह से जो लेबर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे सोचिए आप वो उस लेबर एस्टेट में, क्योंकि केरला के पास जीडीपी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर जो है कमोडिटी अच्छी है इसके पास, है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लेबर्स को दिया जाने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी अच्छा है। जितना ज़्यादा आप बेसिक नीड्स जो है नेसेसरीज अच्छे से अच्छे दोगे, उतना ज़्यादा जो काम है लेबर इंटेंसिव वर्क वो और अच्छे से होगा। तो यहाँ पे टेक्सटाइल जैसे बिजनेस के लिए जहाँ पे लेबर इंटेंसिव ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको अपना इन्वायरमेंट को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्री में जैसे राइटर बता रहे हैं कि स्पेशली अगर आप टेक्सटाइल में देखोगे तो 90% वर्कर जो होती है ना वो वुमेन ही होती हैं, तो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स कहते हैं जिनको, ठीक है। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वुमेन्स के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ओवरऑल जो एफिशिएंसी है उसे और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम मोर जॉब्स को क्रिएट कर सके, मोर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा सके। और इंडिया के पास जो अभी अच्छा खासा आने वाले 20 साल तक जो डेमोग्राफी है, डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जिसका एवरेज पॉपुलेशन 15 से 49 की वर्क एज जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है नियरली 60 to 70% है, जिसकी एज 15 से 49 के बीच है, सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन, है ना। क्योंकि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन ही 25 से 30 के बीच में है ना। एवरेज पॉपुलेशन सोचो 140 करोड़ में से मतलब 70 करोड़ के आसपास, तो यंग पॉपुलेशन एकदम खून वाली है, यंग खून। तो इसका यूज़ हमें कर लेना चाहिए आने वाले 20 साल के अंदर अंदर, है ना। तो ये पूरा आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पे ये एआई के ऊपर आर्टिकल है। देखिए एक्चुअली इसमें राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अब ना वो दौर ख़त्म हो चुका है कि अब एआई कौन बनाएगा, चैट जीपीटी कौन बनाएगा, है ना, ये सब ओपन एआई ये सब खत्म हो गया। अब बात आ जाती है कि कौन सा कंट्री किस एनवायरनमेंट में अपने आप को कंट्रोल करेगा थ्रू द एआई, ठीक है। राइटर इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि देखिए अभी आपको पता है 5-6 महीने पहले अगर हमने कंटिन्यूसली देखा होगा तो हमने चैट जीपीटी के आर्टिकल्स काफ़ी डिस्कस किए थे। आपको पता है हमने लास्ट ईयर अगस्त के आसपास आर्टिकल डिस्कस किया था कि एआई जो है अनएथिकल होता जा रहा है। जैसे ही डीप फेक करके वीडियो सरफेस होने लगे तो काफ़ी सारा यूएसए की कंपनीज को बोल दिया गया था कि आप प्लीज़ इसको अभी बैन कीजिए, एआई पे काम ना किया जाए, है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स अगस्त जुलाई के आसपास हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आप सोच तो अब पता क्या है, अभी कुछ ही टाइम में ना अब डीप सीक करके एक एआई है, ये किसका है, चाइना का है ये, ठीक है। ये इतना ज़्यादा है, इसकी स्पीड एफिशिएंसी जो अगर देख लोगे तो ये बहुत फास्ट है चैट जीपीटी से भी ज़्यादा। तो राइटर अब यहाँ बताना चाह रहे हैं कि देखिए ओवरऑल अब इससे पता चल गया है कि है ना अब एआई का डेवलपमेंट कौन कर रहा है ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा, एफिशिएंसी किसकी है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट किसका सबसे ज़्यादा है, ये मैटर करेगा आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं अभी रिसेंटली आपको पता है एआई एक्शन
समिट भी पेरिस भी होने वाला है, जहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा नेशंस जो हैं एआई के फ्यूचर्स पे, उसके मार्केट, उसके रेगुलेशंस, उसके इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उसके सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात करेंगे, है ना। इवन जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टिमो हरका, उन्होंने भी कमेंट किया था कि हमें जो है यूरोप में एआई डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल जो रेगुलेशंस है वो लेके आना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल राइटर है ना इंडिया के लिए सचेत कर रहे हैं, या थोड़ा आप ये कह लो जगा रहे हैं कि भैया अब इंडिया ना पीछे नहीं रहना चाहिए कि भैया सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बन के ही रह जाए ये बहुत बड़ा मार्केट, कि हाँ अब ये एआई के लिए भी बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। नहीं, अब हमें अपने आप को भी एआई में डेवलप करना है। अपना जो लेबर है, अपनी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल है, इसको और एआई में हमें आगे लेके आना होगा। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्पीडी, जितने जल्दी से जल्दी चाइना ने अपने डीप सीक बनाया है, उतना ही इंडिया को भी अब यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू द एआई कंपनीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अब चाइना, आपको पता है चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना है, क्योंकि देखिए अब पता है क्या मार्केट में अब आने वाला है कि कौन सी कंपनी डोमिनेट होने वाली है अपनी एआई में। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी कंपनी है, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने अपना मार्केट होल्ड कर लिया, क्योंकि ये सारे इमर्जिंग सेक्टर्स है ना। तो इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है कि कौन सबसे पहले आके अब अपनी जगह को पकड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये सजेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे और वही बात है कि अभी आपको पता है ग्लोबली जो है ट्रंप जी का जो माहौल चल रहा है, और अभी एक आर्टिकल भी अभी हम रीड करेंगे जिसमें उन्होंने यूक्रेन के साथ रशिया के बीच बैठ के वोटिंग कराई यूएन की, है ना, जिसमें इंडिया तो एब्सेंट हो गया। खैर यहाँ पे अलग अलग ग्लोबल के लेवल पे भी चल रहा है, और इंडिया भी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है जैसे कि डेवलप करना है अपने आप को विकसित भारत में, तो आपको पीछे रहना नहीं है। तो यहाँ पे 3 सजेशंस दे रहे हैं राइटर ओवरऑल्स पूरे आर्टिकल में। एक तो है कि भैया देखिए आने वाला जो ग्लोबल है वो एआई एक्सेलेंस होने वाला है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये है अब बदल चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको बढ़ाना होगा उस हिसाब से, और आपका जो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है अपना कमिटमेंट ह्यूमन सेंट्रिक एआई इंश्योरिंग दैट इनोवेशन और सर्विस सेक्टर्स जो है स्ट्रेंथन करनी होगी ग्लोबल स्टैंडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि अभी हम मार्केटिंग बन रहे हैं, करेंगे रिसर्च, ऐसा नहीं है, हमें और अब उठना होगा, काम करना होगा एआई के रिगार्डिंग, ठीक है। और ठीक, तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, 1 बाय 1 जो पेंडिंग आर्टिकल्स है मैं ग्लिम्स बताती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला आर्टिकल जो है नक्शा का है। एक्चुअली अभी आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने नेशनल जियो स्पैशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशन, इसका फुल फॉर्म है, इसको लास्ट वीक जो है एमपी में इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसका मेन क्या है, इसका काम क्या करेगा, ये मैपिंग करेगा सर्वे किसके थ्रू, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स के तहत, और ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है। ये एक ईयर पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऑल्दो 152 अर्बन लोकल बॉडीज़ में हुआ है, ओवरऑल 26 स्टेट्स में। ये एज इट इज़ फैक्ट है, तो आपको प्लीज़ इसको एक बार ऐसे ही लेना होगा। इसका एम क्या है, हमें जियो स्पैशियल डेटाबेस चाहिए अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स के। जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर्स में अभी कंप्लीट हुआ है कि जितने भी एकड़ ज़मीन है किसके पास है, हमारे पास अब जीआईएस का वो डेटा आ गया कि मान लीजिए जैसे अगर हमने ये ब्लॉक है, इसमें अगर हमने अपने डेटा सर्वे निकाला, अब आप साइट पे जाके देख सकते हो कि ये फार्मर किसका लैंड है, ठीक है, ये किससे इन्होंने लिया है, इनके फादर ओनर कौन थे, किसको किसने ट्रांसफ़र किया है, कितने एकड़ की ज़मीन है, कितने भाई बहन, ये सारी इन्फॉर्मेशन सब आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे अर्बन का शुरू कर दिया है, जिसका मेन मोटिव है नक्शा स्कीम, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमारे जो बजट था 2024 का जुलाई में जो अनाउंस हुआ था, उसमें भी इन्होंने अर्बन लोकल लैंड के बॉडीज़ के बारे में भी अनाउंस किया था कि हम इस पे इनके रिफॉर्म्स के, इनके म्यूनसिपैलिटीज़ लैंड प्लानिंग में और जो है इंसेंटिवाइज करेंगे, ठीक है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया के पास नियरली 7,933 टाउन्स हैं, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया इसका, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा जोग्राफिकल एरिया पूरे इंडिया का। तो यहाँ पे नक्शा विल कवर जो है 4,142.63 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करेगा, ठीक है। और एंटायरली ये सेंटर फंडेड है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंडेड करी है, इसमें स्टेट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। 194 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करके पूरे जो है सर्वेज लिया जाएगा इसको, ठीक है। तो ये ओवरऑल था इसका। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये डिसऑर्डर, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, सिंपली इसमें कुछ ना तो कुछ आर्टिकल्स ना तो कोई वो बता रखा है। इसमें ये है जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको शुगर है या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी जैसे कैंसर्स भी बताया जाता है कि जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, जो वॉम्प होता है ना गर्भाशय माँ के पेट में ही जब बच्चा होता है ना चाइल्ड, तो उसी में ही उसकी जीन को आइडेंटिफाई करके उसमें जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसको वो वहीं सही करना जो है जीन
एडिटिंग है, मतलब जीन काइंड ऑफ ए जीन एडिटिंग की तरह ले लो, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को सही किया गया है। ये पहली बार हुआ है स्पेशली स्पाइनल मस्कुलरी एट्रोफी में, ठीक है, वॉम्प में ही जो है इसको ठीक किया गया है 2 साल के बच्चे में, ताकि वो जो डिजीज़ है, क्योंकि ये होता है कि 2 साल तक जो है ना उस बच्चे का डिजीज़ दिखेगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है इसको, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आर्टिकल है, तो एक बार देख लीजिएगा आप इसको। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है ये यूएन के वोट के ऊपर है। आपको मैंने बताया कि देखिए बहुत अभी 3 साल हो चुके हैं किसको, यूक्रेन और रशिया को जो है वॉर करते हुए। तो अभी अचानक से ट्रम्प जी का आना हुआ, आपको पता है माहौल चेंज हो चुका है, तो ट्रम्प ने यहाँ पे बीच में बोला कि मैं इन दोनों को सॉर्ट करवाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे यूएन में वोट करवाया गया, तो ऑल्दो इंडिया तो एब्सेंट रहा है, और इंडिया बहुत बार एब्सेंट रहा है इन जैसे इसमें। तो यहाँ पे राइटर का इंडिया की तरफ से कहने का मतलब ये है कि देखिए इंडिया कभी भी ना न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंट करके बताया कि इंडिया एब्सेंट ही रहा है, और इंडिया हमेशा से यूक्रेन और रशिया के वॉर में पीस ही चाहे। नो डाउट वो बात अलग है कि हम रशिया के सपोर्टर ज़्यादा हैं क्योंकि वो दोस्त है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना हम यूक्रेन के भी अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे हमेशा पीस को ही, चाहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले हों या रशिया के प्रेसिडेंट से मिले हों, तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही फोकस करते हैं कि हमें पीस को बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ बताई जा रही है। ऑल्दो यहाँ पे वोट तो हुआ है, और बस यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको लिंक ओवरऑल पता होना चाहिए क्या है। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक आर्टिकल है पॉक्सो के ऊपर, ये अच्छा आर्टिकल है। देखिए इसमें एक्चुअली हुआ क्या है ना, एक केस था, ठीक है, 2019 का, 14 ईयर्स के बच्चे के साथ रेप हो जाता है। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है, जो मेन क्रिमिनल था जिसने क्राइम किया उसे बेल मिल जाती है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे किसने किया, जस्टिस मिलन यादव ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे बेल ग्रांट कर दी, है ना। तो राइटर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, रिसेंटली आपको पता होगा कि एक आर्टिकल भी आया था जजमेंट्स के ऊपर कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन करके एक आर्टिकल हमने भी डिस्कस किया था कि कुछ कंडीशंस में जहाँ अगर किसी ने 14 साल की सज़ा दे रखी है या उम्र कैद है उसको, और 14 साल अगर उसने जेल में निकाल लिया है तो छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे जब प्रोविजंस के चेंजेस की बात हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइटर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस जैसे चीज़ों की बात कर रहा है कि किसी एक रेपिस्ट को आपने 5-6 साल के अंडर में आपने बेल ग्रांट कर दिया, वो भी माइनर चाइल्ड को रेप करने के लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उनके ऊपर उनके वर्डिक्ट पे राइटर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ऊपर से जो सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, उस पर जो है यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर का बताना है, देखिए ये मामला क्या था कि 14 ईयर्स की जो बच्ची है वो अपनी सिस्टर की शादी के लिए गई हुई थी, मतलब सिस्टर की शादी के बाद उनके घर गई हुई थी, उनके ससुराल। उसके बाद वो विजिट वापस नहीं आई। 4 दिन बाद उनके पापा को पता चला कि क्या हुआ है इशू इस तरीके से, और उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा। तो यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंडर में लॉन्च हुआ है ये। तो यहाँ पे बात आ जाती है, पॉक्सो एक्ट जो है 2022 में ये सिग्निफिकेंटली स्टेप उठाया गया था स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ये एक्ट में बताया गया है कि मेनली कंसर्न 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जो है कंसर्न कोई मैटर नहीं करता। अब 18 से कम उम्र के बच्चे को क्या पता कि कंसर्न क्या है, सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स क्या है, ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है। अबव 18 अगर है तो वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, उन्हें समझ है उस चीज़ की, तो वो कर सकती हैं। तो उसको रेप नहीं कह सकते 18 से अबव में, लेकिन 18 से कम है तो वो रेप के कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है ना, इस केस में ये भी बोला गया था तो यहाँ पे कि 18 से कम उम्र के, तो जज ने कहीं ने कहा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जब ये केस चल रहा था ना, तो ये बोला गया जो क्राइम था जिसने किया कि ये दोनों आपस में जो है लवर्स हैं, जानती है लड़की जो है जिस लड़के ने किया है रेप वो उसको जानता है। तो यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ पे जो कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला कि ये रेप नहीं है, शी नोज दैट, कि वो उनके साथ क्या कर रहे हैं वो उसको पता है। तो राइटर यहाँ पे इस चीज़ का गुस्सा कर रहे हैं कि चाहे वो लड़की जानती हो लेकिन है तो 18 से कम उम्र की ना। आप कितना ही कुछ भी कह लो, वो नोन का पर्सन है, उसको क्या पता वो क्या करना चाह रहा है उसके साथ, है तो 18 से कम, है तो वो जुवेनाइली, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है पॉक्सो के एक्ट के ऊपर। ऑल्दो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखिए इस एक्ट में ये चीज़ क्लियर भी है, बेनिफिशियल प्रोसीजर्स भी हैं पुलिस स्टेशन कोर्ट्स का, फास्ट ट्रैकिंग का, ये सब चीज़ें मेंशन है। लेकिन प्रैक्टिकली में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी पनिशमेंट को भी जो है थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। और अभी आपको पता है हाल ही में 2022 में भी इसके पनिशमेंट्स को है ना, अगर जैसे ये बोला गया था कि अगर आप 18 स्पेशली 16 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप कोई भी रेप करता है तो उसे जो है मौत की सज़ा दी जाएगी, यानी फांसी का जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है बेल देना, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरे आर्टिकल में जो बॉम्बे हाई कोर्ट की अभी ने बोला। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इसमें पूरे में कि वो लड़की जो है उस लड़के के साथ लव में थी, वो जानती थी, वो वॉलंटरी उसके साथ रुकी है, उसे पता है वो कौन है।
तो ये ओवरऑल आर्टिकल था इसमें, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ना राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि जब भी अमूमन इस तरह के रेप केसेस में होते हैं ना, तो विक्टिम के अगेंस्ट में ना जिसने रेप करे होते हैं उसने यही लगाया होता है कि हमारा कंसर्न था, या हम पता था, हमें जानते थे, या मैं इसको जानता था, ऐसे ही करके वो केस को रफा दफा करने की ही कोशिश की जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये बात राइटर देखिए कि भले वो जानते हों एक दूसरे को, लेकिन आप लीगली एक्ट के हिसाब से देखोगे तो वो 18 से कम उम्र की है ना। 18 से कम उम्र के बच्चे को क्या समझ होती है इतनी, चाहे आप कितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ा लो, लेकिन एक जो एज मैच्योरिटी होती है ना वो नहीं होती है ना। तो यहाँ पे ये बात है, इसमें जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं राइटर, ऑल दो फटकार रहे हैं, मतलब खुश नहीं है राइटर ना इस जो एक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। ऊपर से यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अभी अगर महाराष्ट्र के केस में देखोगे तो नियरली 38,000 कोर्ट्स जो हैं, केसेस जो हैं क्राइम महाराष्ट्र के पास पेंडिंग है, उसमें से 5% ही केसेस जो हैं ये हर साल रिजॉल्व होता है, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिस जो यादव जिन्होंने यहाँ पे पेंशन दिया, वो सॉरी बेल करा है, ठीक है, उससे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे कई केसेस में बेल ग्रांट करने के लिए करा था। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप एपेक्स कोर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे सेशंस कोर्ट वगैरह बेल नहीं देती हैं इन जैसे रेप केसेस में, तो हाई कोर्ट ने दिया, तो ये थोड़ा सा जो है अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है इसका। इसके अलावा यहाँ पे एक टी हॉर्स रोड के बारे में, जिसे हम सिल्क रूट पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, चाइना की है ना एम्बेसडर जो है इंडिया आई हैं, वो जियो फियोंग, ठीक है, संडे को आई थी। तो उन्होंने यहाँ पे हॉर्स रोड जो कि 2000 किलोमीटर है, जो कि चाइना से इंडिया वाया तिब्बत को कनेक्ट करता है, और ये एंशियंट टी हॉर्स रोड है जो मेनली ये विटनेस करता है कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत लंबे टाइम से रिवर ऑफ हिस्ट्री रही है, लॉन्ग इंटरेक्शन भी काफ़ी लंबा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस रोड को, जैसे कि हम ऑल्दो नॉट एज वेल एज, हम इसको क्या है, क्योंकि फेमस इसलिए भी नहीं है ना, हम सिल्क रूट की तरह इसको नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस रूट का भी यूज़ मेनली कमर्शियल पाथवे के लिए ही यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, टी अक्रॉस फ्रॉम चाइना से क्या होता था, तिब्बत आता था, तिब्बत से कलकत्ता, कलकत्ता से हिमालय, और भी जो यूरोप एशियन वाले रीजन्स हैं वहाँ पे ये शिफ्ट जो है ट्रांसफ़र हुआ करता था, ठीक है। और ये मेनली किसकी डायनेस्टी में बना था, तांग डायनेस्टी के टाइम पर, ये सेंचुरी में जो है ये रोड बनाया गया था, इसका जो रूट निकाला गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा पाथवे है, युआन प्रोविंस चाइना की लिजिंग इन युआन प्रोविंस तक जाता है, तिब्बत में लहासा, ठीक है। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट एरिया, मेनली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश को भी कवर करता है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ये रूट मैप इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इस आर्टिकल को इसलिए भी कवर नहीं कर रही थी ना, लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए प्लीज़ इसको रीड कर जाइए। बहुत बार आर्टिकल हमने कम से कम इस पूरे साल में 2024 में पूरे साल हमने ना 24 से 25 तक कम से कम 5 आर्टिकल्स तो ये डैफ पे ही कवर किया है, मुझे अच्छे से याद है। मैंने स्टैटिक भी आपको प्रोवाइड करवाया था इसका आर्टिकल, है ना। डाई अमोनियम फॉस्फेट का कंजम्पशन क्यों कट होता जा रहा है, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी बैटरीज भी बनाई जा रही है, और डैफ का अमाउंट, जैसे हम यूरिया है उसके बाद सबसे ज़्यादा डैफ का ही यूज़ होता है। बाहर ग्लोबली जो है जो इश्यूज़ हो रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट भी हम अच्छा खासा करते हैं, आपको पता है हमने कौन कौन से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी आर्टिकल था। तो ये ओवरऑल सेम ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रेशो में इसको कन्वर्ट कर दोगे तो, कि लिमिटेड यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा समझदारी होगी। ये जर्मन के इलेक्शंस के ऊपर है। यहाँ एक आर्टिकल है मखाना के ऊपर, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, प्रीलिम्स में आ सकता है। देखिए मखाना में क्या है, आपको पता है एग्रीकल्चर में बिहार में बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एक प्रोडक्ट है, ये 85% प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड का बिहार अकेला, स्पेशली मखाना, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन होता है एक्सपेंडेड नियरली 35,000 हेक्टेयर्स में, अच्छा खासा है। करंटली अभी 56,000 टर्न्स ये प्रोड्यूस करता है, और अभी आपको पता है 2025-26 में यूनियन बजट में भी अनाउंस किया गया था कि हम मखाना के लिए बोर्ड्स बनाएंगे, मखाना ब्रांड आइडेंटिफाई करा जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मर्स उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि अपने टेक्निक्स को और आगे बढ़ाएं, है ना। और यहाँ पे इसकी कल्चर्स को और बढ़ावा दें, क्योंकि आपको पता है 56,000 टन प्रोड्यूस करना कोई छोटा अमाउंट नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे इसको पहचाना गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको आपको पता है जीआई टैग भी मिला हुआ है ऑलरेडी मखाना को, है ना, फूड इंडस्ट्रीज़ में। तो ये पूरा ईल्ड है, बाकी उसकी अच्छाई बता रखी है कि क्या है, ये कितना प्रोडक्शंस होता है।
और यहाँ पे पता है अभी तक क्या होता था कि जो नाबार्ड होते हैं, जो नॉर्मल छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, वो इनको जो है लोन्स वगैरह दिए जाते थे। क्या होता है कि जब आपको इतना बड़ा अब मखाना बोर्ड्स बन जाएगा तो क्या होता है इन्हें फिनेंशियली सपोर्ट बहुत ईजिली मिल जाएगा, लोन्स मिल जाएंगे, ग्रांट्स मिल जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा धीरे धीरे जब ये और इंक्रीमेंट होगा तो। और आपको पता है एग्रीकल्चर बिहार में एक अलग से पर्टिकुलर जैसे कि जूट है, चावल है ना, इन प्रोडक्ट में मखाना को ऐड करना भी कितना एक अलग एक वो हो जाता है, एक एड्ज मिल जाता है वहाँ के एग्रीकल्चर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है वही है कि वन डे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने बोला था कि एक दिन हर थाली में वर्ल्ड लेवल पे बिहारी डिश होगा, तो वही बात सच होती हुई दिख रही है कि मखाना अब एक वन ऑफ द ग्लोबल मार्केट में फूड मेनली होने लगा है, स्पेशली जो डाइट पे फॉलो करते हैं, यानी स्पेशली जो जिम वर्कॉलिक होते हैं, या फिर अगर आप डाइट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, मतलब बहुत ही कैलोरी डिफिशिएंट में अगर आप फूड ले रहे हो इनटेक, तो मखाना को बहुत प्रेफर करते हैं फिटनेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी ये डेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसका जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये एक बार रिवाइज़ कर लेना आप पेपर से पहले, मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है, देखिए बेलागावी पॉइंट्स वाला इशू पता क्या है इसमें, एक्चुअली ना बेलागावी पड़ता है कर्नाटक में, इसको ना शिफ्ट कर दिया था 1881 के सेंसस में, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना, तब इस बेलागांव को कर्नाटक के अंडर में डाल दिया। जबकि बेलागांव में बहुत सारे लोग मराठी भी बोलते हैं, मराठी है ना, यहाँ पे मिक्स है, कन्नड़ और मराठी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि एक बस जा रही थी, तो बस कंडक्टर को है ना एक पर्सन ने इसलिए मार दिया कि आप मराठी नहीं बोल रहे हो, आप कन्नड़ में रह के, सॉरी कन्नड़ नहीं बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो। तो यहाँ मामला बढ़ गया। तो ये बहुत ही पुराना इशू है, मतलब कहीं ना कहीं तो यहाँ पे ये इशू छिड़ गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एरिया है, अब 1956 में जब हम आज़ाद हो गए 47 में, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब कमेटी बैठी थी, तो मैसूर के साथ ही इसको ऐड कर दिया गया था फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो 1966 में इसकी डिमांड भी करी गई थी महाराष्ट्र के द्वारा कि जो बेलगांव है इसे अलग करा जाए, ये महाराष्ट्र में ऐड करा जाए, क्योंकि मराठी लोग काफ़ी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन इस चीज़ पे काम नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जी ने भी काम किया था यहाँ पे इसको डिमांड करते हुए कि ये एरिया हमारा है, हमारे रीजन में आना चाहिए, ठीक। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे जो मेन काम जिस बॉडी को करना है इंटर स्टेट काउंसिल को, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा स्टेट इंटर स्टेट में जो जैसे रिवर्स हो गया या फिर इस तरीके से लैंग्वेजेस को लेकर जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट यही करता है। लेकिन यही पिछले कई सालों से सो रहा है। 2016 के लास्ट मीटिंग हुई थी, सोचिए अब 10 साल हो गई, डेकेड हो गया, इसका कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन ने भी बोला था कि स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का हमें फोकस करना चाहिए। हर साल को इस बॉडी को इंटर स्टेट काउंसिल को साल में कम से कम 3 बार तो मिलनी ही चाहिए। 2016 के बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई है इसकी, ठीक है, ठंडे बस्ते में है ये। तो ये इशू है इसका। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये एक्चुअली ओवरऑल इस आर्टिकल में क्या है कि ना जो जेल के प्रोविजंस हैं, जो जैसे आपको पता है जेल प्रोविजंस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे, तो उसी में से यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं, उनके जो वेज रेट होंगे, उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो कंपनी हैं, ठीक है, उस पर अगर ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएं, जैसे 3 चीज़ें फोकस करेंगे, डीक्रिमिनलाइजेशन करना, डिजिटलाइजेशन करना डेटा को, और रैशनलाइजेशन करने से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट का जो कंप्लाइंस है वो और बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप जो उनके वेज रेट्स हैं, जैसे क्या होता है कि अगर क्या होता है इंसान गरीब नहीं होता, जगह गरीब होती है। जगह गरीब कैसे, जगह जो भी कोई जिस भी जगह पे रह रहे हो वहाँ वेज रेट नहीं है या इनकम सोर्स सही नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जब आपके पास पैसा ही जनरेट नहीं हो रहा तो आप खर्च भी क्या करोगे, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी लो लेवल होगा। तो राइट यही बता रहे हैं कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजेशन करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले डीक्रिमिनलाइजेशन में यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे आपको पता है जन विश्वास बिल भी यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि नियरली अभी 5,500 सेंट्रल एम्प्लॉयर जो जेल प्रोविजंस में काम करते हैं उसमें से सिर्फ 110 को ही यहाँ पे मर्ज किया गया है, सॉरी मर्ज नहीं, हटाया गया है। जो प्रोविजंस थे 5,500 प्रोविजंस, इसमें से 110 को ही हटाया गया है। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, जैसे इसमें बताया गया था कि अगर कोई 14 ईयर से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा खाने वाला बंदा है, उसके रिकॉर्ड्स क्लियर हैं, तो उसे, और उसके ऊपर कोई क्राइम जैसे मर्डर जैसा, रेप जैसे चार्जेस नहीं है, तो उसे रिहा कर दिया जाए एक्सेप्शनल केसेस में। तो इस तरीके से जो प्रोविजंस हैं उन्हें सही किया जाए, ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन करे, ताकि अननेसेसरी जो बर्डन है, अननेसेसरी जो केसेस पेंडिंग्स पड़े हैं उन्हें कम करना यहाँ पे मेनली
काम है, और ये किसके अंडर में, सीएम के अंडर में। तो यहाँ पे सीएम को फोकस किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया है। अब डिजिटलाइजेशन पे जैसे इन्होंने बताया कि आपको पता है 6,500 एम्प्लॉयर हैं जिनके पेपरलेस, प्रेजेंटलेस, कैशलेस हम काम कर सकते हैं अगर हम इंडिया के यूनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स को फोकस करें, ठीक है। ऑल्दो देखिए ये बात है कि आरबीआई ने यूपीआई अलाउ कर दिया है इतना ज़्यादा कि अब आपको चप्पे चप्पे पे भी मिल जाएगा, लेकिन आज भी नियरली 50% जो एग्रीकल्चर के कमोडिटीज़ हैं या एग्रीकल्चर रूरल एरिया है ना, वो कैश पे ही काम करती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको पता है पेन 2.0, डिजिटल लॉकर, बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्टेट एम्प्लॉयमेंट कंप्लाइंस ग्रिड बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे उन लोगों को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशंस वगैरह ईजिली अवेलेबल हो सके, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे और रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। रैशनलाइजेशन जैसे आपको पता है सरदार पटेल जी को सिविल सर्विसेज का एक ऑनर स्टील कैच जी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है, जो जैसे 20 मिलियन सिविल सर्वेंट है हमारे ओवरऑल इंडिया में, लेकिन आज भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट इनटॉक्सिक बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें हटाना, इन्हें सही करने की जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यूके, जापान, यूएस में देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है ना वो बहुत कम है। जैसे जापान में 15 ही है, यूके में 22 है, यूएसए में 25 है, लेकिन इंडिया के स्टेट्स में देखोगे तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यूपी में 72 है, 63 उत्तराखंड में, 54 असम में, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइटर का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जितना कम होगा, प्राइवेट का उतना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मनी, जीडीपी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो यही है ओवरऑल यहाँ पे, तो ठीक है। तो जो बचा हुआ आर्टिकल है बाकी देखिए कल 3 तारीख होगी, उसके साथ साथ मैं 27 और 28, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और दोनों ही सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू।